हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर है आज इलेक्ट्रिसिटी का। और ये जो लेक्चर है बहुत बेसिक सा लेक्चर है, आपको बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएगा ये लेक्चर। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को लेकर के वहां पर सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह जो फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर दो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि उनके लिए काफी बेहतरीन मौका रहे कि वो आराम से कॉम्प्लेक्स जो सर्किट्स हैं उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कि 3 लेक्चर 30 मिनट्स के 3 लेक्चर यानी ऑलमोस्ट जस्ट इन 90 मिनट्स मैं इन पूरे चैप्टर को आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है आपको समझा दूंगा, क्योंकि बोर्ड्स अभी 2 महीने बाद हैं। तो अगर जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसमें दिक्कत है, तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज व्हाट इज चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले मैं ये आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं ये कुछ एग्जांपल से पहले आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट एंड देन जो ओम्स लॉ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह है उन सारी चीजों पर हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखो, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस आपने बचपन से देख रखे होंगे कि अगर आप हेयर कॉम्ब लेते हैं, ठीक है, हेयर कॉम्ब जिसे हम घर में कंघी कहते हैं, हेयर कॉम्ब उसको क्या कर रहे हैं बताओ, रब करते हैं अपने हेयर पे। और रब करने के बाद जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हैं उनके पास अगर आप ले जाते हैं उसको, तो आप देखते हैं कि समहाउ वो क्या होता है, पेपर जो पीसेस ऑफ पेपर कट किए हुए रहते हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं किसकी तरफ, कॉम्ब की तरफ। तो अब बताओ यार कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। मतलब ऐसी चीजें आपने देखी होंगी। फिर अगर आप एक बलून है उसको अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज दे दोगे एंड देन आप उसको एक टैप के पास ले जाओगे, नल के पास जहां से पानी गिर रहा है, तो आप देखेंगे क्या कि वो जो बलून जो चार्ज है, जिसमें चार्ज है, वो क्या कर रहा है, वाटर को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उसका जो फ्लो है, उसका जो जो भी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो चीज आप देखेंगे, इस तरह का अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। गर्मियों में अगर आप स्वेटर मतलब पहने रहते हैं, ठीक है, स्वेटर को जिस समय आप खोल रहे होते हैं, कई कई बार वो एक आवाज करता है कि स्पार्क जैसा आवाज करता है कभी कभी। तो वो भी एक चीज है चार्ज के ही जैसा वहां पे बताया जाता है कि चार्जेस का कुछ अनबैलेंस होने से वो स्पार्क होता है। ठीक है, छोटा सा कारपेट पे अगर आप चल रहे होते हैं, ठीक है, एंड कारपेट पे चलते हैं ऐसा पैर को घिस घिस करके, तो वहां पर आप देखते हैं कि देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, आप कह सकते हैं बहुत स्मॉल करंट, काफी उसका इफेक्ट कम होता है। तो अगर आप किसी को छूते हैं या कई बार आपने विंडो वगैरह या डोर डोर का जो दरवाजा होता है उसको छुआ होगा, तो कई बार आपको स्पार्क जैसा फील होता है। ठीक है, कई बार तो वो सारी चीजें दिखलाती हैं कि ऐसा कुछ तो है जो अजीब हो रहा है। और ये चीजें डिपेंड करती हैं, ये चीजें एक्सप्लेन हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस पर। ठीक है, कि दैट चार्ज इज एवरीवेयर, पूरे यूनिवर्स में हर जगह चार्ज है। जिस तरह हम समझते हैं कि मास, ठीक है, मास जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, मास, ये मास हर चीज के पास मास है, इवन इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, प्रोटॉन के पास तो है ही। तो आप देखो दुनिया में हर चीज के पास मास है, क्योंकि हर चीज किस चीज से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। और जो एटम है उसके अंदर क्या होता है बताओ, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहर। तो इलेक्ट्रॉन में भी इवन मास है, प्रोटॉन में तो मास है ही, तो वो एटम में मास है और एटम से पूरी दुनिया बनी है। यानी हर चीज में, पूरे यूनिवर्स में हर चीज में देयर इज अ मास, कम ज्यादा लेकिन मास है। तो आप कह सकते हैं मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास। उसी तरह चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जाता है दैट चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर, पूरे यूनिवर्स में आपको चार्ज मौजूद है। ठीक है, हर जगह मौजूद है चार्ज। आप इन चीजों को जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए उस तरह से फील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चार्जिंग के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से करके बहुत सारे चीजें होती हैं कि आप किस तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो चीजें खैर आपको 12th में पढ़नी है। अभी यहाँ पर आपको बस ये समझना है दैट चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक मास। ठीक है, मास जिस तरह हर ऑब्जेक्ट में होता है, तो उसी तरह चार्ज भी हर ऑब्जेक्ट में होता है। अब देखो चार्ज के बारे में एक बात बताया गया है कि चार्ज
इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। हर ऑब्जेक्ट, हर चीज में, ठीक है, चार्ज है। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप कह सकते हैं लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले मैं इस डेफिनेशन को लिख देता हूं, देन मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा ये कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो साथ साथ। जैसे मैं लिख रहा हूं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter, associated with matter, okay, due to which it produces and experiences, ठीक है। आप इसको मेक श्योर आप नोट करते रहो, experiences इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो देखो, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, ठीक है। मैटर यानी हर चीज में, कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। आप जानते हैं, 9 से आपने पढ़ा है इस चीज को। तो कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, हर चीज में देयर इज अ चार्ज, ओके। चार्ज इज एवरीवेयर। तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हर मैटर में है, जिसकी वजह से वो इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज हर चीज में है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। पहले आपने इसको नोट कर लिया, तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, चार्ज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे आप जानते होंगे, ठीक है, मान लो एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में अगर चार्जेस ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं चार्ज मूव करता है तो देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप ये चीज जानते हैं, बचपन से आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, कि चार्ज जब मूव करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर चार्ज मूव करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर रहा है ना, कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर रहा है। और आपने मैग्नेटिक चैप्टर में ये पढ़ा होगा, अगर अभी तक आपने पढ़ लिया है तो, मैग्नेटिक चैप्टर जो है, मैग्नेटिज्म मैटर जो आपका चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, उसमें आपने देखा कि एक वायर है, अगर मान लो इस तरीके से एल लेंथ का वायर है, ठीक है, और इससे अगर आप आई करंट पास कराओगे तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर आप मैग्नेटिक कंपास को लेकर के जाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को लेकर जाएंगे, तो ये समहाउ इस रीजन में एक डिफ्लेक्शन शो करता है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल। तो ये आप कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। तो चार्ज जो है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी मैटर, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी मैं आपको जब आगे इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है, चार्ज के बारे में, वहां पर और भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी चार्ज तो यही है, दैट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर एंड इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। आई होप आप समझ गए हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। और ये हमेशा कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा, इस लेक्चर को आप पूरा देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपने जो क्लास 9th में वर्क पार एनर्जी पढ़ा था, उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, देन मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखो, उसमें क्या आपने देखा था, जैसे मान लो एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है नीचे ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर एक माउंटेन है, ठीक। तो पत्थर जब जमीन ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो इसमें हम कहेंगे कि देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकता ये पत्थर। और अगर मान लो इस पत्थर को हमने उठा करके ये पहाड़ के ऊपर ऐसा रख दिया, ठीक है, हमने इसको पहाड़ के ऊपर रख दिया, तो नाउ इट इज एट सम हाइट एच,
लेट्स से दिस हाइट इज h, ठीक है। अब ये h हाइट पर है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर गया है। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mgh, ठीक है। तो शुरू में पत्थर के पास कोई एनर्जी नहीं था, बाद में पत्थर के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। तो ये एनर्जी इसमें कहाँ से आया, ठीक है। अब अगर इस पत्थर को आप इस आदमी के पास ऐसा छोड़ दोगे, ऐसे आदमी को, ये पत्थर नीचे आएगा तो आदमी को कितना ज्यादा हार्म कर सकता है, इस मैन को, है ना, बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। इसके पास ये एनर्जी कहाँ से आया एक्चुअल में, तो इसके पास ये जो एनर्जी आया है, दैट एनर्जी हैज कम फ्रॉम व्हाट वर्क यू हैव डन टू ब्रिंग दैट स्टोन टू दिस माउंटेन, ठीक है। इस स्टोन को आपने जिस तरीके से माउंटेन पर आप लेकर गए हैं, तो इसमें आपने कुछ वर्क किया होगा, ठीक है, इसको ले जाने में वर्क किया होगा, और वही वर्क इसमें एज एन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है, ठीक है। और ये जो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो चुका है, ये अब देखो यहाँ पर वर्क इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसमें बताया गया कि मान लो एक रीजन में देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप ये पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में, बट अभी आप समझो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इट हैज सम डायरेक्शन, ओके। नाउ अब अगर आप मान लो इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, और चार्ज हमने कैसा कंसिडर करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है 1 और पॉजिटिव का मतलब +1 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो +1 कूलम का चार्ज यहाँ पर इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या है कि आपको कुछ डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ दूरी पर है, और वो डिस्टेंस आप एग्जैक्टली नहीं जानते कितना दूरी पे है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे है, लेट्स से एक +1 कूलम का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस +1 कूलम के चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं। कहाँ लेकर के आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर के आने में देयर इज सम वर्क डन, है ना, वर्क डन कुछ तो होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, ये चीज आप जानते होंगे। तो देखो यहाँ पर वर्क डन, आपने कुछ यहाँ पे फोर्स लगाया, जो भी किया, एंड इट हैज सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने समहाउ यू मैनेज टू गेट दिस चार्ज इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इस +1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आप गए, एंड इसमें आपने कुछ वर्क डन किया, तो यही वर्क डन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे स्टोर हो जाएगा। किसके तौर पे स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे। अब देखो आप समझ गए होंगे कि मैंने वो एनालॉजी क्यों दी थी आपको, क्लास 9th वाला, ठीक है, वर्क पर एनर्जी का। यही वर्क डन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किस तरीके से किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, टू द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, that work done is converted into electric potential। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरेटिकल मीनिंग है, मैथमेटिकली भी हम लोग समझेंगे फॉर्मूला से किस तरीके से। तो लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग है कि अगर आप एक +1 कूलम का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे है अगर, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए आप, और जितना वर्क डन किया वो एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें स्टोर हो चुका है, एंड दैट इज वी कॉल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को एक बार फिर से देखो, आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। मैंने काफी कम टाइम में इसको बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से बताया, आप इसको जरूर देखो ध्यान से, आपको जरूर समझ आएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे मान लो, लेट्स से वी हैव अ पॉइंट ए हियर, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्स, ठीक है। अभी हमने यूनिट्स वगैरह नहीं डिफाइन किया है, तो मैं अभी कुछ नॉर्मल एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। मान लो कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ए पॉइंट पे एक्स है, ठीक है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू एक्स है, और बी पॉइंट पे लेट्स से पोटेंशियल का वैल्यू वाई है। तो मान लो अगर हम कहें कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यानी बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो एक्स, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एक्स है उससे ज्यादा है। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन potential, there is a difference in electric potential and that difference is called potential difference, ठीक है। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, दैट वी कॉल एज पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अभी मैं आपको और इसके बारे में समझाता हूं, ठीक है। देखो,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, इसको देखो, इसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वी से। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके से है, दैट वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यही है इसका फॉर्मूला। देखो, तो आपने जो वर्क डन किया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, जितना चार्ज मूव कराया आपने, वर्क डन किया है जो, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, दैट वी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आप समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, वी को, ठीक है। सीनियर क्लास में आप जाओगे तो इसको डेल वी से डिनोट करेंगे इस तरीके से। ये जो डेल वी है, ये डेल्टा उसको बोलते हैं, इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डेल वी, अभी यहाँ वी से मतलब बताया गया तो मैंने इसलिए डायरेक्टली वी लिख दिया है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको डेल वी से भी लिखते हैं, ठीक है। तो वी इज व्हाट वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो अब एक चीज बताओ, अगर आपको कोई कहे डिफाइन करने की 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करो, तो इसका आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपने लिखा यहाँ 1 वोल्ट, और ये 1 वोल्ट कब होगा? जब वर्क डन 1 जूल होगा आपका, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, चार्ज मूव्ड क्वांटिटी मान लो 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, मैं वहां बताना भूल गया आई गेस, तो आप समझ लेना, ठीक है। चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है। और कूलम एक साइंटिस्ट थे, यहाँ मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ आपको, देखो कूलम, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है। इसका मतलब जब आप 1 जूल वर्क करते हैं, 1 कूलम के चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल वर्क करके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं, तो जो पोटेंशियल स्टोर होता है उसमें, दैट पोटेंशियल वी कॉल एज 1 वोल्ट, ठीक है। वो पोटेंशियल को हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये आप समझे, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे इसको मैं एक और एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो एक पॉइंट ए जो है, इसका पोटेंशियल है मान लो 5 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट इज द यूनिट जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को लिखते हैं, ठीक है। तो ये वोल्ट यूनिट है। अब देखो बी पॉइंट, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल है 7 वोल्ट का, तो आप कहेंगे ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट आप कह सकते हैं। अगर मान लो यहाँ 6 वोल्ट होता, ठीक है, 6 वोल्ट होता, अभी मैं इसको इरेज करके देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं अभी इन प्रोसेस में थोड़ा स्लो हूँ, कई बार इरेजर लेके यहाँ पे लेके आया, फिर अगेन पेन के लिए गया, तो आप इस चीज को इग्नोर करो या, ठीक है। अभी मैं जैसे जैसे अपलोड करूंगा वीडियो, और मैं ये प्रोसेस में फास्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो 5 वोल्ट आपका पोटेंशियल ए पॉइंट पे है, अब मान लो बी पॉइंट पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा भी डिफाइंड है कि 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, दैट वी कैन से एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। मैंने बेस्ट वे में आपको समझाने के प्रयास किया है, आप इसको एक बार फिर से देखना, आपको जरूर समझ आएगा, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट मैं पहले आपको डिफाइन करूंगा, देन मैं आपको फिर से एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के पास ले जाऊंगा, और वहां पर हम लोग दोनों चीजों को समराइज करके देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकलता है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो सीनियर क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट को बहुत तरह से डिफाइन किया गया है, करंट डेंसिटी एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, बहुत सारी चीजें। पर यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझना है, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, और वायर इस तरह का शेप का होता है, ठीक है, ये वायर है। तो इस वायर में मान लो कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको ऐसा आई से डिनोट करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो डिफाइन किया गया है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यहाँ बताया गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको बोलते हैं करंट। अब रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? जैसे मान लो इस वायर से 5 कूलम चार्ज पास किया 1 सेकेंड में, कितना पास किया, 5 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कितना चार्ज पास किया किसी पर्टिकुलर टाइम में, 1 सेकेंड में। तो आप कह सकते हैं 5 कूलम चार्ज पास किया 1 सेकेंड में, ठीक है, ये ऐसा सेकेंड मैंने लिख दिया। तो आप कह सकते हैं
कूलम पर सेकेंड को एक नाम दे दिया गया, जो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था उसका नाम दे दिया गया एम्पियर। तो आप कह सकते हैं 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है इस पर्टिकुलर वायर से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो करंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं यहाँ पर। अब देखो, कई बार आप देखेंगे I इक्वल टू इस तरीके से लिखा होगा, डी क्यू बाई डी टी। अब ये क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो d बाई डी टी है इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी आप कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको कह सकते हैं आप कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो I इज व्हाट, Q बाई टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे एक वहां से उतना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एक वायर ले लो आप, ठीक है, एक वायर ले लिया हमने, और अगर आपको 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ये क्यू की जगह आप क्या लिखेंगे बताओ, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। इसका मतलब जब एक कूलम का चार्ज एक सेकेंड में पास करता है किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर वायर से, तो उस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा दैट वुड बी 1 एम्पियर। जैसे मान लो ये वायर हमने लिया हुआ है, तो मान लो एक कूलम का चार्ज इधर से इधर पास हो रहा है, ठीक है, तो एक सेकंड में एक कूलम का चार्ज पास हुआ, तो हम कहेंगे इस वायर में जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अभी मैं इन चीजों को इरेज कर देता हूं, देन मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, आपने बैटरी का सिंबल आप जानते होंगे आई गेस। बैटरी का देखो ये इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है, और इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं कि ये लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट ऑलवेज फ्लो जो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, ठीक है। मान लो इधर आपका कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, बल्ब वगैरह लगा हुआ है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, तो करंट आपका इधर से निकलेगा एंड देन इट विल गो फ्रॉम हियर एंड देन विल कम बैक टू द लोअर पोटेंशियल। तो करंट जो है आपका ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और देखो ध्यान से, ये जो बैटरी का जो सिंबल है, देखो ये इस तरीके का है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल बोला जाता है कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ आपको ऑलवेज इस तरीके का गिवन होगा, बैटरी के पास आपको लिखा रहता है 5 वोल्ट 20 वोल्ट, इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको नोट कराऊंगा, आप उस पॉइंट को नोट करना, देन आपको और भी ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे जो करंट है वो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जैसे मान लो ये एक वायर है और ये एंड ए है और ये एंड बी है, ठीक है, तो अगर इसमें मान लो करंट इस डायरेक्शन को जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है करंट, तो आप कह सकते हैं कि बी पॉइंट से जो चार्जेस हैं वो ए की तरफ आ रहे हैं। अब चार्जेस का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमने लिया हुआ है, ठीक है, कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये इलेक्ट्रॉन ए से बी अगर करंट जा रहा है, इसका मतलब बी से ए पर किधर क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा, ठीक है। और अगर ए से बी में करंट जा रहा है तो आप कह सकते हैं ए से बी की तरफ प्रोटॉन जा रहा है। कैसे प्रोटॉन जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो बताओ, मान लो ये दो पॉइंट मैंने फिर से यहाँ पे ले लिए, ए और बी, तो एक बी पॉइंट के पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, मान लो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है इलेक्ट्रॉन मूव करके, तो यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, देयर इज एन डिफिशियंसी इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है बी पॉइंट पर, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन मूव किया है, ठीक है, करंट के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए से बी पॉइंट के बीच में अगर करंट इस तरह को जा रहा है, मान लो राइट हैंड साइड को जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अगर करंट इस तरफ को आ रहा होता तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता, इधर जाता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक पॉइंट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना है अपने सामने। अब देखो, अभी मैं ये 3 चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, आमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं उसके बारे में कि आमीटर क्या होता है। तो आमीटर जो है करंट करंट को मेजर करता है, ठीक है। ये लार्ज करंट को भी मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, बट ये स्मॉल करंट्स को मेजर करता है, ठीक है, स्मॉल करंट्स को, ठीक है। स्मॉल करंट, बहुत छोटा भी करंट होगा ना तो डिफ्लेक्शन ये शो कर देता है। एट गैल्वेनोमीटर में देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन वेरी स्मॉल करंट्स, ठीक है। तो बहुत स्मॉल करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, लार्ज करंट्स को नापने के लिए आमीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो टर्मिनल के अलाउंग, मतलब दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर बताता है, ठीक है। तो ये चीजें आप देखेंगे, हम लोग इसका सिंबल देख सकते हैं। देखो सिंबल क्या है, आमीटर के लिए ऐसा सिंबल है, ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए ऐसा सिंबल है, ठीक, और गैल्वेनोमीटर के लिए ऐसा सिंबल है, ठीक है। जी से गैल्वेनोमीटर, वी से वोल्ट मीटर, ए से आमीटर। एंड इसको हम सर्किट्स में इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। जब आप 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां पर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से मीटर ब्रिज और वहां पर पोटेंशियोमीटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां समझ आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब। पोटेंशियोमीटर एक और डिवाइस है, देखो अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर के अलावा एक और डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर जो है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ठीक है। तो ये आपको खैर सीनियर क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, बट मैंने बता दिया, एक आधा क्वेश्चन में कहीं जगह पोटेंशियोमीटर का यूज किया गया है, ठीक है। तो वो आप समझ जाएंगे, पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हम लोग समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो पहले रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से, और इसका सिंबल इस तरीके का होता है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ऐसा लगा हुआ देखा होगा, दो टर्मिनल के बीच में ऐसा रेसिस्टेंस, ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये रेसिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। अब रेसिस्टेंस क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी वायर है, इससे कुछ करंट पास हो रहा है, ठीक है, देयर इज सम करंट आई पासिंग थ्रू दिस वायर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो हर वायर में एक प्रॉपर्टी होती है, हर वायर में एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को अपोज करता है, करंट के फ्लो को रोकना चाहता है, ठीक है, करंट के फ्लो को रोकना चाहता है। तो कई बार क्या होता है, कोई वायर में बहुत ज्यादा अपोजिंग नेचर होता है। अपोजिंग नेचर मतलब उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस वैसा प्रॉपर्टी है जो नहीं चाहता कि करंट फ्लो करे किसी भी वायर में। हर वायर में देयर इज अ रेसिस्टेंस, किसी वायर में ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, किसी वायर में कम रेसिस्टेंस होता है। तो जिसमें कम रेसिस्टेंस है तो उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो आप कह सकते हैं कि वो कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर है। और जिसमें करंट जो है बताओ बहुत कम फ्लो कर रहा है, यानी बहुत हाई रेसिस्टेंस है, उस वायर में जो नेचर है करंट को अपोज करने का वो बहुत हाई है, देयर इज अ वेरी हाई नेचर, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन और हर्डल और जो मतलब बीच में वो क्रिएट कर रहा है करंट के फ्लो के। तो आप कह सकते हैं कि उस केस में जो करंट है वो कम फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेसिस्टेंस क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल के पास, हर वायर में देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, पर ये प्रॉपर्टी हर किसी में होता है। इसका सिंबल इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सिंबल है फिक्स्ड रेसिस्टेंस का, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। और रिहोस्टेट वगैरह भी होता है जिसमें रेसिस्टेंस वगैरह चेंज करते हैं हम लोग, तो वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, सर्किट्स वगैरह आएंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग समझने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ओम्स लॉ क्या होता है। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। ये देखो ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल अगर V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2, मान लो करंट इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो लेट से V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जिसको डेल V या V से आप लिख सकते हैं, दैट इज V2 माइनस V1। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो ये एक वायर है, उसके 2 एंड्स A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल V, जिसको V2 माइनस V1 या आप V से डिनोट कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और करंट I है, तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे,
पोटेंशियल डिफरेंस को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये मैंने एरो ऊपर दिया हुआ, यानी V को आप इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो देयर इज अ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली ओम्स लॉ कि वायर के किसी दो एंड के बीच में, ठीक है, देखो डेफिनेशन वगैरह हर जगह दिया रहता है, ठीक है, कंटेंट्स इतना ज्यादा अवेलेबल है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना कंटेंट्स है कि, ठीक है, तो मैं डेफिनेशन वगैरह ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा। अब मैं चीजों को समझाने के मतलब पर्सपेक्टिव से ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि आप चीजों को समझें, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा फिजिक्स को विजुअलाइज करेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे सीखेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है, और मुझे भी पढ़ाने में उतना मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशंस वगैरह मैं चाहता तो इस स्लाइड में मैं डेफिनेशंस वगैरह कुछ ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस डाल के कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। आप डेफिनेशंस वगैरह बुक से पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बेसिक सी चीजें, जो भी चीजें हैं वो समझाऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, और फिजिक्स का पूरा फील मिलेगा आपको, ठीक है। आप पूरा लेक्चर आराम से देखा करो, फिजिक्स का पूरा फील मिलेगा आपको। देखो ये ओम्स लॉ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ में मैंने आपको क्या बताया कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो दो पॉइंट के बीच का अगर लेट से पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है अगर V, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा। तो आप कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे मान लो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो उस केस में क्या होता है, अगर A को आप इंक्रीज करेंगे देन B विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, ए इंक्रीज करेगा बी भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे देयर इज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट, एंड इसको आप अगर ऐसे लिखें V प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई एंड ये R, ठीक है। R जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, बहुत बार लोग गलत समझ लेते हैं इसका मतलब। देखो कांस्टेंट का मतलब कि V इज इक्वल टू आई आर जो आया, तो अगर किसी पर्टिकुलर V पे कोई पर्टिकुलर I का वैल्यू है तो R उसके लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है, R चेंज नहीं होगा। तो ये आपको देखो, अगर मान लो A B है, ठीक है, ये एक वायर है, तो इसका कुछ रेसिस्टेंस तो होगा, कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, दैट रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, वो रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर V बाई आई इज इक्वल टू R, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया कि V बाई आई का जो रेशियो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, V बाई आई का जो रेशियो है ये कभी चेंज नहीं होगा, और यही बोलता है ओम्स लॉ भी, ठीक है। किसी वायर में अगर करंट I पास हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V बाई R का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, और वो किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी इक्वल टू रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये चीज आप समझ गए, ये ओम्स लॉ था, ठीक है, ये ओम्स लॉ। अभी और भी चीज आप समझेंगे, ठीक है, मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं और भी बताता हूं। यहाँ देखो, तो हमने लिखा V बाई आई इज इक्वल टू R, ठीक है। तो V का जो यूनिट होता है, V का जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, है ना, I का जो यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है ना। तो वोल्ट, एम्पियर, और रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं ओम, ठीक है, ओम, या उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ कभी कभी ऐसा 2 ओम 4 ओम इस तरीके से लिखा होता है। तो ये क्या है, सिंबल है रेसिस्टेंस का, ठीक है, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है। तो ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 ओम के रेसिस्टेंस को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आप कहेंगे कि 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है किसी दो एंड के बीच में, मान लो एक पॉइंट है A एक पॉइंट है B, तो उसके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, यानी VB माइनस VA या VA माइनस VB अगर 1 वोल्ट है, तो उसमें अगर एक एम्पियर का करंट पास कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वहां पर जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा बाय दैट पर्टिकुलर वायर दैट वुड बी इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो ये आप 1 ओम का आप आप समझ सकते हैं कि 1 ओम किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो हमने इस वीडियो में ओम्स लॉ तक डिस्कस किया ऑलमोस्ट, और 30 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है वीडियो, तो मैं अब वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और वहां पर मैं आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, एंड वहां पर हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि ऑलमोस्ट 90 मिनट्स में मैं ये वीडियो समाप्त, पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका समाप्त कर दूं। एंड ये फर्स्ट पार्ट था। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेकर के आ पाऊंगा। सो टिल देन, थैंक यू।